नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 मिनट की हमारी यह सीरीज चल रही है जिसमें हम 10 से 11 संगठन कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा संगठन है उसका नाम है यूनेस्को, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। तो चलिए समझते हैं यूनेस्को क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जिसका कार्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र को बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहित करना, पूरी दुनिया में इसके लिए काम करना। किसके लिए? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में। ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश वर्तमान में 195 हैं और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है भैया, फ्रांस की राजधानी में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह स्थापना यूके में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूके में। तो इसके पीछे की थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं, आखिर इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी संघ संस्था का जानना है तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं 1942 की, कब की? 1942। क्या हो रहा था आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से 1942 तक दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। इसी दौरान कुछ देशों को चिंता हुई कि भैया अगर इसी तरह से हालात रहे तो अंत में पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी और तीसरा विश्व युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। ऐसे में आगे से ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए उन्होंने एक सम्मेलन किया, एक मीटिंग करी, जिसको हम कौन सी मीटिंग कहते हैं? कैम। क्या कहते हैं? कैम। तो क्या है ये कैम, इसको समझते हैं। इसके फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड अलाइड मिनिस्टर्स अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है। ये एक मीटिंग थी। ये एक मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी आपस में एक मीटिंग हुई। कुछ देशों ने मिलकर ये मीटिंग रखी। कब की बात है? 1942 की बात है। कहाँ की बात है भैया? यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। इस जब मीटिंग हुई तो इस मीटिंग के बाद यह उद्देश्य निकल के आया। क्या निकल के आया? एक कैंप प्रस्ताव, जिसने बोला कि पूरी दुनिया के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन होना चाहिए जो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करे। तो कैंप प्रस्ताव के द्वारा क्या? कैंप प्रस्ताव के द्वारा एक ईसीओ, ईसीओ को आप ऐसे बोल सकते हैं, एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन, ये इसके इसके इसको बनाने के ऊपर जोर दिया गया। ठीक है। लेकिन ठीक उसके बाद फिर मीटिंग चलती रही, चर्चा होती रही। तो यूनाइटेड नेशन 16 नवंबर 1945 को 16 नवंबर 1945 को इसी दौरान अंत में यूनेस्को की स्थापना कर दी गई। ठीक है। यहीं से निकलकर, ये कैंप प्रस्ताव से निकलकर ही 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना कर दी गई। कहाँ करी? यूके में ये मीटिंग चल रही थी, यूके का ही पूरा प्रोग्राम है। अंत में लेकिन जब इसके हम मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय भैया फ्रांस पेरिस में है। लेकिन जब हम स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कहाँ हुई? तो यूके में हुई। इस बात को ध्यान रखेगा, सवाल यहाँ से आपके फंसाए जा सकते हैं। क्लियर? आगे देखें तो आगे देखते हैं यूनेस्को की महानिदेशक की अगर हम बात करें तो ऑड्रे अजोलो इसकी महानिदेशक हैं। देख लीजिए, जो कि फ्रांस की पूर्व क्या रह चुकी है? मंत्री भी रह चुकी। कौन सी मंत्री? संस्कृति मंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है। 2017 में इन्होंने नियुक्ति करी थी, नियुक्त हुई थी यूनेस्को के महानिदेशक के पद में। यह इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। क्लियर? यूनेस्को के उद्देश्य की बात करें कि यूनेस्को का मुख्य काम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, काम तो बहुत सारे हैं। इतने सारे काम अकेले ये यूनेस्को करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। लेकिन इसके हम मुख्य कामों की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता इसका मुख्य कार्य है। नीति और विज्ञान का सतत विकास के लिए उपयोग इसका अन्य कार्य। सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। सांस्कृतिक विविधता और शांति का समर्थन, जैसा कि आप जानते हैं 1942 में जैसी स्थिति थी, उसके लिए जरूरी था कि सांस्कृतिक विविधता, अलग अलग कल्चरल वाले जो विचारधाराएं हैं उनको स्वीकार किया जा सके, और शांति, पूरी दुनिया में शांति के लिए क्या किया जाएगा? समर्थन किया जा सके, समर्थन जुटाया जा सके, सभी का सहयोग पाया जा सके। संचार और सूचना का समावेशी उपयोग करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए यह एक पुरस्कार भी देता है। अफ्रीका और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना, अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे कोई दो चीजें महत्वपूर्ण है तो वो है एक अफ्रीका। किसके लिए? यूनेस्को के लिए। एक है भैया आपका अफ्रीका और एक है लैंगिक समानता। क्या कह रहा हूं मैं? एक अफ्रीका और एक लैंगिक समानता, यह सबसे ज्यादा जरूरी है
यूनेस्को की प्रायोरिटी सूची में। अफ्रीका इसलिए क्योंकि अफ्रीका अल्प विकसित देशों का समूह है जिसमें 54 देश शामिल हैं। ऐसे में सभी देशों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अन्य पर्यावरणीय समस्याएं है ना, तो सारी समस्याएं यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इन इन समस्याओं का स्तर काफी ऊंचा है। ऐसे में उसके समाधान के लिए इन्होंने यूनेस्को ने अफ्रीका को प्रायोरिटी पर रखा है कि अफ्रीका पे सबसे ज्यादा काम किया जाएगा। और लैंगिक समानता, पूरी दुनिया में लैंगिक समानता कहने का मतलब है स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव कम हो, है ना, उनको समान अवसर, ज्ञान और कौशल के समान अवसर मिले, इसके लिए काम किया जाना चाहिए पूरे विश्व पे। ये यूनेस्को के मुख्य उद्देश्य हैं। आगे अगर हम बात करें तो यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन और सूची। यूनेस्को कई तरह के प्रोग्राम चलाता है, जल के ऊपर, जलवायु के ऊपर, कई चीजों के ऊपर प्रोग्राम चलाता है। लेकिन जो मुख्य प्रोग्राम है, आपने जो सुना होगा, विश्व विरासत सम्मेलन, ठीक है, और सूची, विश्व विरासत सूची निकालता है। तो चलिए समझते हैं कि शुरुआत क्या है। और बार बार आप सुनते होंगे कि भैया इस स्थल को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है। तो शुरुआत होती है इसकी विश्व विरासत अभिसमय 1972 से। 1972 में एक क्या हुआ था, एक संधि हुई थी। अभिसमय का मतलब है एक संधि, या एक तरह से कह लीजिए सम्मेलन कह सकते हैं या मीटिंग कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का एक सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसी दौरान हुआ क्या, इस दौरान यह बताया गया कि जो दुनिया में विश्व के जो विश्व महत्व के जो संगठन है, जो विरासत स्थल हैं, जो प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक हो, ऐसे स्थलों को क्या दिया जाना चाहिए, संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए यह प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम से एक बात निकल के आए कि जो ऐसे स्थल हैं, विश्व विरासत स्थल हैं, इनको संरक्षण देने के लिए सूची बनाई जानी चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें परिभाषा बताई गई कि भैया विश्व विरासत स्थल में कौन कौन से स्थल शामिल होंगे, किस तरह की उनकी विशेषताएं होंगी। फिर जो स्थल शामिल होंगे तो उनकी एक सूची बनाई जाएगी, जिसे हम कहेंगे विश्व विरासत सूची। ये पूरा कार्यभार कौन संभालेगा भैया, ये संभालेगा यूनेस्को, ठीक है। तो ये पूरी जिम्मेवारी किसकी है, यूनेस्को की है। तो वर्तमान में अगर पूरी दुनिया में कितनी विरासत स्थल हैं, अगर स्थलों की बात की जाए, कुल स्थल कितने हैं जो सूची में शामिल है, तो हम बात करेंगे 1233। ये सबसे अपडेट आंकड़ा है। फिर भारत की बात करें, हम तो भैया भारत के बारे में समझेंगे, भारत के संदर्भ में जानेंगे। तो भारत में वर्तमान में 43 कितने स्थल किसमें सूची स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो 43 में से सबसे अपडेट हुआ आप जानेंगे कि भैया 43वां बताइए, 43वां कौन सा है। तो मैं कहूंगा 43वां भैया कौन सा है, असम का मोईदाम। असम का मोईदाम कब शामिल हुआ, तो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे, करंट का है, 2024 में इसको शामिल कर दिया गया है, ठीक है। मोईदाम क्या होता है, मोईदाम होता है, असम में अहोम शासक रहते थे, अहोम साम्राज्य था। उसी समय इन्होंने एक टीला नुमा, जैसे दफनाने के लिए एक बड़े से पत्थर के अंदर खोखला दफनाने की वो बनाया गया, टीला बनाया गया, उसके अंदर दफन किया गया लोगों को। तो उसी को क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया मोईदाम। तो ये असम का स्थल है, 43वां स्थल है। अब इसको लेके असम में 3 विरासत स्थल हो चुके हैं। तो आप इतना क्लियर हो गया आपको कि हाँ 43वां ये है। लेकिन जो 43 स्थल है, अगर मैं इन 43 स्थल की बात करूं तो इनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। सबसे ऊपर अगर हम बात करें सांस्कृतिक की, तो सांस्कृतिक स्थल कितने हैं भैया, सांस्कृतिक है 35। प्राकृतिक की बात करें, सेकंड नंबर पे आता है प्राकृतिक की बात करें तो ये कितने हैं भैया, ये है आपके 7। और एक है मिश्रित, क्या है, एक मिश्रित है। तो मिश्रित कितने हैं, मिश्रित भी भैया उसकी संख्या कितनी है, 1, ठीक है। तो आप पूछेंगे जो एक मिश्रित है ये बता दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा। तो भैया जो एक मिश्रित है ना, अगर मैं मिश्रित स्थल की बात करूं, मिश्रित स्थल की अगर मैं बात करूं, तो जो एक है उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इनके ऊपर इसके ऊपर मैं विस्तार से वीडियो लाऊंगा विश्व धरातल सूची के बारे में, जो विरासत स्थल सूची है उनके बारे में, ठीक है। तो मिश्रित स्थल का मतलब है जिनका महत्व संस्कृति के तौर पर भी देखा जाए और पर्यावरण के तौर पर भी देखा जाए, तो ऐसे स्थलों को हम मिश्रित स्थल में घोषित करते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा ही एक स्थल है। आगे देखते हैं यूनेस्को की महत्वपूर्ण रिपोर्ट। तो यूनेस्को समय समय पे क्या निकालता रहता है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स भी प्रकाशित करता है। तो यूनेस्को की जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स है, यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट, क्या नाम है, यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आती है, ठीक है, एक बार यह प्रकाशित होती है। और कब होती है, 10 नवंबर को। कब होती है, 10 नवंबर को यह प्रकाशित होती है, विश्व विज्ञान दिवस के दिन, विश्व विज्ञान दिवस के दिन। इतना आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान में नए नए नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है।
ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाशित होती है। मैकब्राइड रिपोर्ट, यह न्यूज और संचार, जो पूरी दुनिया में न्यूज और संचार को बढ़ावा देने के लिए है ना, यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है। भारत के लिए यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, दिव्यांग बच्चे, ये भारत के संदर्भ में प्रकाशित होती है। सन 2019 में इसका पहला संस्करण आया था, जिसमें बताया गया था कि जो भैया हमारा एसडीजी है, एसडीजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। तो कौन सा, चौथा। एसडीजी 4 हमारा क्या जोर देता है, शिक्षा पे जोर देता है कि भाई पूरे दुनिया में शिक्षा को समावेशी बनाना है, सभी लिंग यानी कि स्त्री पुरुष सभी जातियां है ना, सभी धर्म के लोग क्या करें, शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो एसडीजी 4 ये कहता है। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है तो एसडीजी 4 के सेक्शन सी की बात आती है, जो कहता है कि भैया शिक्षकों की, शिक्षा में जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनकी संख्या को बढ़ोतरी दी जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो एसडीजी 4C पर यह केंद्रित यह रिपोर्ट होती है। अगर हम एजुकेशन मॉनिटरिंग की बात करें, पूरी दुनिया में शिक्षा की स्थिति पे बात करें, तो यह एसडीजी 4 को केंद्र में रख के तैयार की जाती है। ठीक है, देखो यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, आप सोच रहे होंगे एसडीजी एसडीजी बार बार कर रहा है क्या भैया ये मामला। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने हैं, टोटल हैं भैया 17 गोल्स हैं। कब तक पाने हैं, हमें पाने हैं ये 2030 तक पूरे पाने हैं। किसने शुरुआत करी, तो शुरुआत करी थी यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। कब करी थी, तो सन 2015 की बात है। 2015 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 17 विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया, जो कि हमें 2030 तक पाने हैं। 2015 से 2030 यानी अगले 15 सालों में, 15 से अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये इसके लक्ष्य थे। उन 17 लक्ष्य में से हमेशा सवाल बनते हैं, जो एसडीजी 4 है वो आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ एसडीजी है, लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखें, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत, महत्वपूर्ण है। यूनेस्को द्वारा भारत के संदर्भ में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं जिनका नाम भारत से जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार, यह भारत के संदर्भ में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। वर्ष 1996 से यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। तो अगर हम बोले कि जो जिसको दिया जाता है उसको कितने रुपए, तो एक बार में $1,00,000, कितने, $1,00,000 इस पुरस्कार के माध्यम से दिए जाते हैं। और यह पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है, जिन लोगों ने भैया शांति, दुनिया में शांति के लिए काम किया, सद्भावना के लिए काम किया। तो मदनजीत सिंह कौन थे, ये सद्भावना दूत थे यूनेस्को के, शांति, पर्यावरण, ठीक है, ये एक लेखक भी थे। तो शांति के लिए, पूरी दुनिया में अहिंसा और शांति के लिए इन्होंने कार्य किया था। इस शुरुआत 1995 में हुई थी। 96 से यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। अगले पुरस्कार की तरफ देखें तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार भी दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, किसके द्वारा, कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक द्वारा दी जाती है। यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये भैया यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने दान दिया, उस दान के बाद वर्ष 1951 में यूनेस्को द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई, पुरस्कार की शुरुआत की गई सन 1951 से। किसने शुरुआत करी, यूनेस्को ने। कब करी, जब कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट ने दान दिया, उसके जो संस्थापक है श्री विजयानंद पटनायक के द्वारा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा यूनेस्को के बारे में एक बेसिक व्यू था, ताकि आप यूनेस्को को समझ जाएं। कुछ नहीं है, एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई। 195 देश हैं। लेकिन वर्तमान में, अगर हो सकता है बहुत ही स्पेशल करंट का पूछ लिया जाए, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो एक सदस्य है जिसका नाम है नौरू। क्या है, नाउरू, नाउरू। ठीक है, नाउरू एक सदस्य है जिसको यह उद्देश्य है कि इसको क्या कहा जाए, 196 सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, नाउरू वर्तमान में नाउरू है, जिसको शायद बनाने की संभावना, अभी मीटिंग चल रही है और यह सदस्य बन सकता है। बहुत जल्दी इसकी सूचना मिल जाएगी। जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको सुबह की क्लास में 7 से 8 करंट वाली क्लास में करवा दूंगा। मुख्यालय मैंने बता दिया पेरिस फ्रांस में है। और जब संस्था की स्थापना हुई थी तो यूके में हुई थी। ठीक है, स्थापना यूके में हुई थी। यह थी यूनेस्को के बारे में बेसिक जानकारी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। सवाल बनते हैं तो इतने से ही बनते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर डीपली पढ़ना है तो इसके लिए भैया एक अलग से टाइम चाहिए, क्योंकि इतना विस्तार है यूनेस्को का, इतने सारे प्रोग्राम हैं, तो उन सबको अच्छे से पढ़ने के लिए हमें एक लंबी वीडियो लानी पड़ेगी। फिलहाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है, इसको पढ़िए, समझिए। और अगली वीडियो जो आएगी, कल आपकी यह वीडियो नहीं आएगी, अब अगली वीडियो आएगी किसके ऊपर, क्वाड के ऊपर। तो यह वीडियो कब आएगी, तो यह वीडियो आएगी भैया परसों। परसों, परसों का मतलब आज तारीख कितनी है, आज तारीख है भैया आपकी 10 तारीख आज हो चुकी है, तो 12 सितंबर को यह वीडियो आएगी आपकी। ठीक है, अब कल 11 तारीख को वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ढेर सारा कंटेंट तैयार करना है, तो कल आप इस वीडियो का इंतजार मत कीजिएगा। फिलहाल अगली वीडियो क्वाड के ऊपर आएगी, आप बता दीजिएगा। मुझे अभी एडीबी के ऊपर वीडियो लानी है, ठीक है, यूएनडीपी के ऊपर वीडियो लानी है। जो आप एसडीजी की बात कर रहे हैं उस पर मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह 7 से 8 आपकी क्लास होगी करंट अफेयर की, रोजाना की तरह, जिसमें हम
आपके नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं। तो बच्चे सभी कल सुबह जुड़ेंगे 7 से 8। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।